हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी यूके पीसीएस अपर प्रीलिम्स की तैयारी, जिसका एग्ज़ाम 29 जून 2025 को शेड्यूल्ड है, उसके लिए बड़े अच्छे से कर रहे होंगे। आज इसी क्रम में तैयारी के आपके जो है उसमें इंडियन पॉलिटी में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, उस पर हम फोकस करेंगे। हमारी क्लास का जो फोकस रहेगा वो रहेगा उन आर्टिकल्स के बारे में हम आज बात करें जो कमीशंस के द्वारा या कमीशन डिफरेंट कमीशंस और यूके पीसीएस के द्वारा पूछे जाते हैं या पूछे जा सकते हैं। अब जैसे कि आपको पता है कि 395 आर्टिकल्स, और नहीं भी पता है तो कोई बात नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ। 325 आर्टिकल्स कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हैं और उनके सब क्लॉजेज भी हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम से पूछे जाते हैं। अब आप सारे के सारे तो याद नहीं कर सकते, सो कमीशन भी कुछ ही आर्टिकल्स पे फोकस करता है जो कि रेलेवेंट होते हैं और जो कि न्यूज़ में होते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अभी उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो चुका है। अब वो आर्टिकल क्या है उसके बारे में कुछ पूछ लेगा, तो वो आपको याद होना चाहिए। क्वेश्चंस जो आते हैं आर्टिकल से वो सीधे सीधे क्वेश्चंस आते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा एनालिटिकल अप्रोच नहीं आती। स्टेट पीसीएस के एग्जाम की मैं बात कर रहा हूँ, यूपीएससी की नहीं। इसमें होता यह है कि आपको आर्टिकल दे देंगे, आर्टिकल के साथ आपको मैच द फॉलोइंग भी दे देंगे या पूछ लेंगे कि ये वाला आर्टिकल किस सब्जेक्ट से रिलेटेड है। सब्जेक्ट एज इन इसके अंदर कंटेंट क्या है या किस चीज़ से ये डील करता है, ठीक है। तो और खासतौर पर वो आर्टिकल्स जो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू को मद्देनजर रखते हुए। सो रिलेवेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के अंदर, जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एंड ये ना हर सब्जेक्ट के साथ जाती है और हर एग्जाम्स के साथ जाती है। सो जैसे लिखा भी मैंने, दिस वर्ड इज एवरीथिंग फॉर क्रैकिंग सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, बी इट यूपीएससी और स्टेट पीसीएस एग्जाम। मोरओवर इट इज रिलेवेंट टू एवरीवेयर फॉर एवरी एग्जाम। बट द थिंग इज दैट कि ये जो एग्जाम है सिविल सर्विसेज का, ये जीएस के ऊपर बहुत डिपेंड करता है और जीएस आइसोलेशन में कभी नहीं पढ़ी जाती। करंट अफेयर से इसका रिलेशन या जो करंट न्यूज़ हैं या कंटेम्प्रेरी इश्यूज हैं उससे रिलेवेंट काफ़ी आपको ध्यान रखना पड़ता है, नहीं तो आपके लिए याद करना, हर चीज़ को रटना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। सो चलिए, जैसे कि इन स्टेट पीसीएस एग्जाम्स क्वेश्चंस रिलेटेड टू आर्टिकल दैट इज इंडियन पॉलिटी आस्क्ड डायरेक्टली, so avoid going into the much of the details of the article. Generally, while studying, we understand all the essence of the article, but it becomes very difficult for us to recall the article number associated with the given details, and it happens with everyone. अब जैसे कि कुछ आर्टिकल्स हैं बड़े सिंपल हैं। फॉर एग्जांपल आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ, आसानी से याद किया जा सकता है, ठीक है। आर्टिकल 368 अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन, ईजी है, याद कर लिया। आर्टिकल 324 इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, याद हो गया। लेकिन कुछ आर्टिकल्स हैं जो जनरली हमें याद नहीं रहते हैं, ठीक है। जैसे आर्टिकल 279A, इट इज़ रिलेटेड टू द इंट्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जो कि 101st अमेंडमेंट एक्ट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2016 से आया था। सो अब इसी चीज़ को क्रमबद्ध क्रम तरीके से, दैट इज़ इन अ प्रॉपर सीक्वेंस, आज इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं होने वाली, बट विल ट्राई कि आपके जो इंपॉर्टेंट जितने भी आर्टिकल्स हैं उसको हम इसमें कवर कर लें। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। नाउ द इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स फॉर स्टेट पीसीएस, दैट इज पर्टिकुलरली यूके पीसीएस की बात कर रहे हैं। इसमें मैंने जो जहाँ जहाँ रिलेवेंट होगा वहाँ पे यूके उत्तराखंड के बारे में मैंने कुछ कुछ चीज़ें ऐड की हुई हैं। ओके, सो चलिए देखते हैं। आर्टिकल 2, आर्टिकल 2 इज रिलेटेड टू एडमिशन और इस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स। ओके, एडमिशन इसकी डिटेल में ना जाएं, बस ये मैंने एक पॉइंट लिख दिया था कि जो एडमिशन उनका ही होगा जो ऑलरेडी इन एग्जिस्टेंस है, एंड इस्टेब्लिशमेंट उनका हो जो एग्जिस्टेंस में नहीं है। जैसे कि उत्तराखंड वॉज क्रिएटेड आउट ऑफ यूपी इन 2000, है ना। तो आपको ध्यान रखना है। और उत्तराखंड का स्टेटहुड डे होता है 9 नवंबर 2000, तो ये आपने ध्यान रखना है। ऐसे अगला आर्टिकल, आर्टिकल 11, इसमें रेगुलेशन क्या है, राइट्स एंड प्रिविलेजेस अवेलेबल टू इंडियंस, जैसे कि राइट टू वोट, राइट टू होल्ड पब्लिक ऑफिसेस एक्सेट्रा। इसमें काफ़ी सारी और भी चीज़ें हैं। आपको आर्टिकल 11 ध्यान रखना है। सिटीजनशिप के कोई भी लॉ होंगे उसको कौन रेगुलेट करेगा, पार्लियामेंट रेगुलेट करेगी, ठीक है। नाउ आर्टिकल 13, बिल्कुल सीधा ऐसे ही लिखा हुआ आएगा, आर्टिकल लिखा आएगा एक साइड में, एक साइड आपका लिखा हुआ आएगा कि रिलेटेड किससे है। तो आर्टिकल 13 रूल ऑफ लॉ, सिंपल यही लिखा आएगा, रूल ऑफ लॉ से रिलेटेड कौन सा नंबर आर्टिकल है, 13। अगला आर्टिकल 14, दैट इज इक्वालिटी बिफोर लॉ। ओके, बिल्कुल सही यही लिखा हुआ है, इक्वालिटी बिफोर लॉ। ये ब्रिटिश ओरिजिन से लिया गया था हमने, और इक्वल प्रोटेक्शन जो हम लेते हैं वो यूएसए से लेते हैं। पॉलिटी के और भी टॉपिक्स जब डिस्कस करेंगे, फंडामेंटल राइट्स डिस्कस करेंगे तो हम इसके बारे में डिटेल में ही पढ़ेंगे। बट ये है कि अभी आपको सिर्फ इतना ध्यान रखने के आर्टिकल और आर्टिकल से सामने उसका क्या एग्जैक्टली वर्ड है। आप कहें तो मैं आपको दिखा भी देता हूँ एक बारी, यहाँ पे ये कॉन्स्टिट्यूशन है, ये देखिए, दैट इज इक्वालिटी बिफोर लॉ, सिंपल और कुछ नहीं।
आर्टिकल नंबर 15, इट इज राइट्स अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन। अब डिस्क्रिमिनेशन किन किन पॉइंट्स पे नहीं किया जा सकता? रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स वेदर मेल फीमेल और ट्रांसजेंडर, एंड प्लेस ऑफ बर्थ। तो इसके अलावा डिस्क्रिमिनेशन जो भी सोसाइटी के बेनिफिट के लिए होगा वो किया जा सकता है, लेकिन राइट्स अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन, अब आपको यही पूछा जाएगा आर्टिकल नंबर 15, राइट्स अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन। आर्टिकल नंबर 16, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के केसेस में आपको सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी देनी है। वो इसमें 5 हैं, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ। इसमें 2 चीजें और ऐड हो जाती हैं, दैट इज डिसेंट एंड रेजिडेंस। कुछ जॉब्स होती हैं जिसके लिए कुछ रेजिडेंशियल रिक्वायरमेंट्स होती हैं, उसको रखना जरूरी होता है, तो वही चीज के लिए यहाँ पे ऐड किया हुआ है। तो लेकिन उसके बेसिस पे भी आप इसमें रेजिडेंस पे भी आप उसको मना नहीं कर सकते, ठीक है। तो डिसेंट एंड रेजिडेंस, इसमें 2 वर्ड और जुड़ जाते हैं। आर्टिकल नंबर 17 बिल्कुल सेम ऐसे पूछ जाएगा, एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। ओके। आर्टिकल नंबर 18, एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स। टाइटल्स जो भी दिए जा रहे हैं उनको एबॉलिश किया जाएगा। पहले होता था ना, राजा महाराजाओं के टाइम पे टाइटल्स दिए जाते थे, तो उनको एबॉलिश करने की बात कही गई है। अच्छा, जैसे ना ये दोनों एबॉलिशन से रिलेटेड हैं, कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, एग्जाम के अंदर प्रेशर इतना होता है कि नहीं ध्यान रह पाता। तो उसके लिए आप ऐसा ध्यान रख सकते हैं कि अनटचेबिलिटी और टाइटल्स में से ज़्यादा खतरनाक है अनटचेबिलिटी, जो कि समाज में इनइक्वालिटी क्या नाम है क्रिएट करती है, राइट, अनटचेबिलिटी। तो उसके लिए आप ऐसे ध्यान रख सकते हैं, क्योंकि आर्टिकल नंबर 17 है, तो 17 बड़ा आसान, 17 पे खतरा, ऐसे करके ध्यान रख सकते हैं कि 17 पे खतरा, और खतरा किस चीज़ से है? अनटचेबिलिटी से। तो आप एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी आर्टिकल 17 याद कर सकते हैं, और आर्टिकल 18 एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स, ठीक है। आर्टिकल नंबर 19, इसमें हमारे पास 7 राइट्स थे स्टार्टिंग में, 7 राइट्स, बट एज ऑफ नाउ देयर आर 6 राइट्स। आर्टिकल नंबर 19A, इसी से बिल्कुल एक्जैक्टली ऐसे आर्टिकल पूछा जाता है। आर्टिकल 19A इज रिलेटेड टू व्हाट? फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। आर्टिकल नंबर 19B, दैट इज assemble peaceably and without arms. Article 19C, form association and unions. 19D, move freely throughout the territory of India, कहीं भी घूमने की आज़ादी। आर्टिकल 19E, settle or reside in any part territory of India, और पार्ट और एनी टेरिटरी ऑफ इंडिया जहाँ पे भी जहाँ तक है। फिर है 19G, प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन एंड एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस। मोस्ट इंपॉर्टेंटली सबसे ज़्यादा तो पूछे जाने वाला है वो है ये वाला, ठीक है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, 19A। 7 राइट्स से मैंने बताया, लेकिन अब 6 राइट्स बचे हैं, नाउ 6 राइट्स एज ऑफ नाउ। तो जो एक ये वाला जो राइट था 19F वाला, राइट टू प्रॉपर्टी, दिस हैज बीन रिपील्ड, मतलब इसको हटा दिया गया था 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 से, और इसको एक लीगल राइट बना दिया गया, और यू कैन से कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बना दिया गया अंडर आर्टिकल 300A। तो ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। तो राइट टू प्रॉपर्टी अर्लियर वाज अ राइट, प्रॉपर राइट अंडर द फंडामेंटल राइट, बट नाउ इट इज अ लीगल राइट, ठीक है। तो ये ध्यान रख सकते हैं। आर्टिकल 21 वेरी इंपॉर्टेंट, राइट टू लाइफ, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। ये एक्जैक्टली ऐसे लिखा है, लेकिन हम इसको बोलते जनरली राइट टू लाइफ में। तो क्वेश्चन राइट टू लाइफ क्या है या प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी से है, आप आर्टिकल 21 ध्यान रखेंगे। आर्टिकल 21A, राइट टू एजुकेशन, इट वॉज एडेड बाई द 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002, जिसमें एक आ गया था ना 6 to 14 ईयर्स तक के बच्चों को एजुकेशन देनी कंपलसरी है, ठीक है। ये फंडामेंटल राइट है, कंपलसरी एज इन फंडामेंटल राइट है। रेड विद, इट शुड बी रेड विद द आर्टिकल 45, प्रोविजन फॉर अर्ली चाइल्डहुड केयर। पहले एक्चुअली क्या था, ये फंडामेंटल, ये DPSP था, डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी में, बट नाउ आर्टिकल 45 में अर्ली चाइल्डहुड केयर को डाल दिया गया, दैट इज 6 ईयर्स तक की आप चाइल्डहुड केयर करेंगे, जिसमें इंजेक्शन देना सरकार के द्वारा, और बाकी क्या नाम है बच्चों की न्यूट्रिशन का ध्यान रखना, और बाकी ये सारी चीज़ जो होती है, ठीक है। ये DPSP का पार्ट है, लेकिन फंडामेंटल राइट क्या है? राइट टू एजुकेशन, ठीक है। इसी के साथ एक और आर्टिकल है, वो भी मैं आपको यहीं लिख देता हूँ, आर्टिकल 51K, ये भी 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 से ऐड किया गया था, ठीक है। जब हम बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट की, तब इसमें हम डिस्कस कर लेंगे। ये 3 जो आर्टिकल्स हैं 21A, 45 एंड 51K, ये एजुकेशन से रिलेटेड है, ये बच्चों के केयर से रिलेटेड है, और जो कि तीनों इसी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से ऐड किए गए थे। आर्टिकल 26, फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स, दैट इज अ कलेक्टिव फ्रीडम ऑफ रिलीजन। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि वक्फ बोर्ड, वक्फ बोल लीजिए या वक्फ बोल लीजिए, इसका जो एक एक्ट जो पास किया गया है पार्लियामेंट के द्वारा रिसेंटली में, वो अभी सुप्रीम कोर्ट में उसकी हियरिंग्स चल रही हैं, तो हो सकता है उससे रिलेटेड कुछ पूछ ले, तो आर्टिकल 26 इज वेरी इंपॉर्टेंट। आर्टिकल 32, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, सुप्रीम कोर्ट हैज द पावर टू इशू सर्टन रिट्स। अब ये रिट्स कौन सी हैं? 5 रिट्स हैं, नाम ध्यान रख सकते हैं। हीबस कॉर्पस, आप स्क्रीन रोक के अपनी इसको लिख भी लीजिएगा, लिखना चाहें तो पढ़ लीजिएगा, मैं बस थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ। 5 कौन सी हैं? हीबस कॉर्पस, हीबस कॉर्पस टू हैव अ बॉडी, मैंडेमस टू कमांड टू द गवर्नमेंट, quo warranto, व्हाट इज योर अथॉरिटी, प्रोहिबिशन, प्रोहिबिशन और सर्चरारी जो है, तो जो सर्चरारी बोलते हैं वो देख लीजिएगा। प्रोहिबिशन और सर्चरारी जो है, ये दोनों ही ना हायर कोर्ट टू लोअर कोर्ट दी जाती है, बस डिफरेंस इतना है। प्रोहिबिशन मतलब कि प्रोसीडिंग आर इन एक्शन, मतलब कि कोई ऑलरेडी जो प्रोसेस है, प्रोसीडिंग्स जो है कोर्ट के अंदर वो चल रही है।
सर्शरारी में क्या होता है, जब प्रोसीडिंग्स कंप्लीट हो जाती हैं। ओके, तो बस इतना ही डिफरेंस है। फाइन। आर्टिकल नंबर 38, अब हम आ गए डीपीएसपी के पास। आर्टिकल नंबर 38, कहीं पे पूछा जाए कि वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट इंडिया वेलफेयर स्टेट है, वो कहाँ है, कौन से आर्टिकल में, तो दैट इज इन आर्टिकल 38। ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। वेलफेयर स्टेट, दैट इज द आइडिया ऑफ इंडिया। इंडिया का आइडिया क्या है हमारे लिए? वेलफेयर स्टेट, वेलफेयरिज्म। 39A, इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड, ये ऐड किया गया था 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 से। 43A, पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज, एडेड बाय द 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976। 43B, प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज, ये ऐड किया गया 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2012। ये 12 है एक्चुअली, 2012। देन वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल 44, यूनिफॉर्म सिविल कोड। आपके लिए मैंने यहाँ पे कुछ फैक्ट्स लिख दिए हैं। ये उत्तराखंड की लेजिस्लेटिव असेंबली से पास हुआ था 7 फरवरी 2024, 7 फरवरी 2024। एसेंटेड बाय द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट ने इसको एसेंट किया था 13 मार्च 2024। एंड इसकी जो इफेक्टिव डेट है दैट इज 7 जनवरी 2025। ओके, ये कभी और चर्चा का विषय रहेगा, बट ध्यान रखिएगा इसको प्रेसिडेंट ने एसेंट किया है, ना कि गवर्नर। तो ये क्वेश्चन कंफ्यूज करने के लिए भी आ सकता है, तो ध्यान रखिएगा। आर्टिकल 48A, it is related to protection and improvement of environment and safeguarding of forest and wildlife, that is also added by the 42nd Constitutional Amendment Act 1976। आपने इसे ध्यान दी होगी, तो मैंने यहाँ पे जितने भी डीपीएसपी के स्पेशली जो आर्टिकल्स रखे हैं इंपॉर्टेंट में, वो सारे वो हैं जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से ऐड किए गए हैं और यही पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसका भी ध्यान रखिएगा। 49, प्रोटेक्शन ऑफ मॉन्यूमेंट्स एंड प्लेसेस ऑफ ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, ये बड़ा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है क्योंकि ये आपको फंडामेंटल ड्यूटीज के आर्टिकल उससे कंफ्यूज कर सकता है, तो इसलिए जरूर ध्यान रखिएगा। आर्टिकल 50, सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, बहुत ज़्यादा टफल चल रही है। वाइस प्रेसिडेंट ने अभी एक रिसेंट में एक स्टेटमेंट भी दिया है सुप्रीम कोर्ट की जुडिशियल ओवररीच के बारे में, तो इसका भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब ये आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ध्यान रखिएगा इसका। आर्टिकल 51, promotion of international peace and security। Okay, now it's very important article number 51A, that is fundamental duties। it was इसमें ना एक्चुअली 11 ड्यूटीज हैं एज ऑन डेट। इसमें से 10 जो ड्यूटीज थी वो स्वर्ण सिंह कमेटी जी की रिकमेंडेशन थी, उनमें से ली गई थी, जो कि 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 के अंदर ऐड की गई थी। ओके, फिर एक 11th ड्यूटी थी जस्टिस वर्मा कमेटी, जो कि 86th अमेंडमेंट एक्ट 2002 से ऐड की गई थी, जो कि मैंने आपको ऊपर बताया था 51K। ओके, तो इसमें 11 ड्यूटीज हैं। 11 ड्यूटीज को आप इसको स्टॉप करके पढ़ लीजिएगा। ओके, जैसे ए फॉर अबाइड बाय द आइडियल्स, बी फॉर बापूजी, रिलेटेड टू, क्योंकि जो 51 ये ऐसे है 51A 51, ये स्मॉल में लिखा है, मैंने बड़ा कर दिया, वैसे स्मॉल अल्फाबेट्स हैं इसके, 51C ऐसे करके है। तो 51 जो ए है उसका मैंने अबाइड बाय द आइडियल्स लिख दिया, तो आपको याद रहेगा ट्रिक ABCDEFGHIJ करके 11 जो अल्फाबेट्स हैं स्टार्टिंग के। सी फॉर कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज रिलेटेड टू प्रियम्बल, तो प्रियम्बल के जो उसमें वर्ड्स हैं वो इंपॉर्टेंट लिखे हुए हैं। डी फॉर डिफेंड द कंट्री, ई फॉर इक्वालिटी, इक्वालिटी का जो ब्रदरहुड बढ़ेगा। एफ फॉर फोर्ट्स, फोर्ट्स जनरल रिलेटेड टू आवर कल्चरल हिस्ट्री। जी फॉर ग्रीन, ग्रीन इज रिलेटेड टू इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट। ठीक है, अब ऐसे आई फॉर आई, यानी कि वायलेंस, जो कि कहा था बापूजी ने, कहा था गांधी जी ने कि आई फॉर आई मेक द वर्ल्ड होल वर्ल्ड ब्लाइंड। ठीक है, अब जैसे यूपीएससी या सिविल सर्विसेज को माना जाता है जैक ऑफ ऑल मास्टर ऑफ नन, तो हम जैक ऑफ ऑल होते हैं, यानी कि एक्सेलेंस जीनियसनेस की तरफ कोशिश करते हैं, एक्सेलेंस गेन करने की कोशिश करते हैं, तो ऐसा याद कर सकते हैं। फिर ऐसी 51 जो के मैंने आपको बताया, दैट इज किड्स, किड्स इज रिलेटेड टू 6 to 14 ईयर्स, पेरेंट्स या गार्जियंस के लिए उनकी ड्यूटीज। मैं आपको इसमें भी दिखा भी देता हूँ यही वाला आर्टिकल, आप इसको पॉज करके अच्छे से याद कर लीजिएगा इस ट्रिक को। ये देखिए, ये रहा, जैसे अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, नेशनल फ्रीडम ऑफ स्ट्रगल फॉर फ्रीडम, सॉवरेनिटी, यूनिटी, इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, डिफेंड द कंट्री, कॉमन ब्रदरहुड। ठीक है, हेरिटेज ऑफ कंपोजिट कल्चर, नेचुरल एनवायरनमेंट, साइंटिफिक टेम्पर एंड ह्यूमनिज्म, इस तरह से ना। जैसे के फॉर किड्स, तो पेरेंट और गार्जियंस को उनकी ड्यूटी दी भी है। आई मैंने बोला था, आई इज रिलेटेड टू एब्जॉर्ब द वायलेंस, तो वायलेंस ना हो उससे, है ना, इस तरह से याद करके। स्ट्राइव एक्सेलेंस इन ऑल स्पेयर, दैट इज जैक ऑफ ऑल, जे फॉर जैक ऑफ ऑल, है ना। एच फॉर ह्यूमनिज्म के बारे में, साइंटिफिक टेम्पर, दैट इज ह्यूमनिज्म, हमें वो बढ़ाना है, तो इससे ट्रिक आएगी, वो याद रखिएगा। जो मैंने आपको बताया भी कंफ्यूजन, जी फॉर ग्रीन बोला था, ग्रीन इज रिलेटेड टू आर फॉरेस्ट यानी नेचुरल एनवायरनमेंट, और यही हमने आर्टिकल अभी 50 में देखा। ओके, आर्टिकल नंबर 50 में हमने ये देखा ना, 50 कह रहा हूँ, 49 में प्रोटेक्शन ऑफ मॉन्यूमेंट्स एंड प्लेसेस ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा इनका। एंड 48 दैट इज प्रोटेक्शन एंड इंप्रूवमेंट ऑफ इन्वायरमेंट, अब इन्वायरमेंट यहाँ भी है, नेशनल इंपॉर्टेंस मॉन्यूमेंट्स यहाँ बचाना यहाँ भी है, तो थोड़ा सा मैचअप सा कर रहा है, तो थोड़ा कंफ्यूजिंग है, तो ध्यान रखिएगा इसको। ठीक है, नाउ विल कम टू द आर्टिकल 52 to 61। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं, ट्रिक है इसकी, पेटकॉय, दैट इज पेटकॉय। अब पेटकॉय क्या है, पेटकॉय में आप ऐसे आ सकते हैं जैसे कि पी फॉर प्रेसिडेंट, देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट, ई फॉर इलेक्शन, टी फॉर टर्म, कितनी टर्म तक रह सकता है, क्यू फॉर क्वालिफिकेशन क्या रहेगी, ओ फॉर ऑथ, ऑथ कौन कराएगा, कौन से आर्टिकल से रिलेटेड है, आई फॉर इम्पीचमेंट। तो 52, 54, 56, 58, 60 ये ऑल्टरनेट है, और उसके बाद 61, तो ये बड़े इंपॉर्टेंट आर्टिकल है प्रेसिडेंट से रिलेटेड।
तो आप इसको जरूर ध्यान रखिएगा। एंड 53 इज रिलेटेड टू एग्जीक्यूटिव पावर। 55 में मैनर ऑफ इलेक्शन, इलेक्शन किस तरह से होगा। 57 ही इज एलिजिबल फॉर री इलेक्शन, उसका ध्यान रखिएगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट 63 देयर शैल बी वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। एंड 64 रिलेटेड टू वीपी का एक्स ऑफिशियल चेयरमैन होना काउंसिल ऑफ स्टेट्स का। काउंसिल ऑफ स्टेट इज राज्यसभा, ठीक है। तो ये जरूर आप ध्यान रखिएगा कि आर्टिकल 63 एंड 64। 63 इज रिलेटेड टू वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, 64 इज वाइस प्रेसिडेंट का एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट्स, ठीक है। 69 इज रिलेटेड टू इट्स हिज ओथ, ओके। ये 3 आर्टिकल वाइस प्रेसिडेंट से रिलेटेड है, ऊपर वाली प्रेसिडेंट से रिलेटेड है। नाउ 76 अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है, ये अपॉइंट किए जाते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा, प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट पे काम करते हैं। ही शुड बी क्वालिफाइड टू बी अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, एंड जो भी रिन्यूमरेशन मिलेगा प्रेसिडेंट विल डिटरमाइन, पार्लियामेंट नहीं, प्रेसिडेंट विल डिटरमाइन। तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का आर्टिकल कौन सा, 76, बिल्कुल सेम एज इट इज क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ध्यान जरूर रखिएगा। नाउ आर्टिकल 80 राज्यसभा में कंपोजिशन क्या है। तो राज्यसभा का कंपोजिशन यानी कितनी सीट्स होंगी, दैट इज टोटल 250। तो आर्टिकल 80 इज रिलेटेड टू कंपोजिशन ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट्स। 2 हिस्से हैं, 238 इलेक्टेड हैं एंड 12 इज नॉमिनेटेड, ऑल्दो दे आर इनडायरेक्टली इलेक्टेड, बट ये कि इलेक्टेड में ध्यान रखिएगा। 238 एंड 12 इज नॉमिनेटेड। ये 4th शेड्यूल में क्लियर दे रखा है कि किसकी हमारे आर्टिकल्स होते हैं, शेड्यूल्स होते हैं। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 12 शेड्यूल्स हैं, उनमें से जो 4th शेड्यूल है वो डील करता है सीट्स का डिस्ट्रीब्यूशन राज्यसभा में स्टेट वाइज किसका कितना है। तो 4th शेड्यूल रिलेटेड टू काउंसिल ऑफ स्टेट्स, तो ध्यान रखिएगा। और जो नॉमिनेट करते हैं प्रेसिडेंट, 12 मैक्सिमम मेंबर्स को नॉमिनेट कर सकते हैं। वो 4 फील्ड मेंशन है आर्टिकल में, दैट इज सोशल सर्विस, आर्ट की फील्ड से, लिटरेचर की फील्ड से एंड साइंस की फील्ड से, ठीक है। तो इसका भी आपने ध्यान रखना है। आर्टिकल 80 के बाद 81 कॉम्पोजिशन ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल, कितने हैं टोटल, 550, 530 फ्रॉम द स्टेट्स एंड 20 फ्रॉम द यूनियन टेरिटरीज। एज ऑफ नाउ 543 हैं, 524 स्टेट से आ रहे हैं अभी, और 19 अभी फिलहाल यूटीज से हैं, तो इसका भी आपने ध्यान रखना है। जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट उत्तराखंड के अंदर राज्यसभा से आते हैं वो टोटल हैं 3। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है यूके पीसीएस के द्वारा। एमपी जो यूके के लोकसभा में आते हैं वो 5 हैं, ठीक है। और कौन कौन सी वो सीटें हैं, अल्मोड़ा, टेहरी, नैनीताल, हरिद्वार, पौड़ी। अब ये 5 सीटें हैं, और रिजर्व कौन सी है शेड्यूल कास्ट के लिए, अल्मोड़ा। ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि कौन सी सीट शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्व्ड है उत्तराखंड के लिए में, अल्मोड़ा। एक क्वेश्चन और पूछा जा चुका है कि जो लोकसभा में इलेक्टेड कैंडिडेट हैं, एमपी हैं उत्तराखंड से, उनमें से कौन किस मिनिस्ट्री से रिलेटेड शख्स हैं। मतलब कि जैसे कि कोई मिनिस्ट्री है, जैसे एचआरडी मिनिस्ट्री थी, तो रमेश पोखरियाल, निशंक पोखरियाल जी जो हैं वो एचआरडी मिनिस्ट्री में एचआरडी मिनिस्टर थे, तो वो भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है। तो इसका भी ध्यान रखिएगा। आर्टिकल 89 इज रिलेटेड टू चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन, कहाँ होंगे, राज्यसभा में। 93 आर्टिकल 93 रिलेटेड टू स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर, स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर कहाँ होंगे, लोकसभा में होते हैं। 99 में ओथ एंड अफर्मेशन बाय द एमपी, जितने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं वो ओथ लेते हैं, उससे रिलेटेड आर्टिकल कौन सा, 99। वोटिंग हाउसेस में कैसे होती है, क्या उसके प्रोसीजर्स हैं, कोरम यानी मीटिंग के लिए कितने मिनिमम मेंबर्स होने चाहिए, 1/10 ऑफ टोटल स्ट्रेंथ। तो ये किस आर्टिकल के अंदर है, टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस, आर्टिकल 100 के अंदर। आर्टिकल 102 इज रिलेटेड टू डिस्क्वालिफिकेशन फॉर मेंबरशिप। आर्टिकल 102A, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है डिफरेंट कमीशन के द्वारा। इट इज रिलेटेड टू ऑफिस ऑफ प्रॉफिट इन डिस्क्वालिफिकेशन। डिस्क्वालिफिकेशन के अंदर ये ऑफिस ऑफ प्रॉफिट से रिलेटेड मैटर है, आर्टिकल 102A। आर्टिकल 102 का 2 पार्ट, सब क्लॉज 2, दिस इज डिस्क्वालिफिकेशन अंडर 10th शेड्यूल, जिसे हम एंटी डिफेक्शन लॉ भी कहते हैं, एंटी डिफेक्शन लॉ भी कहते हैं, ठीक है। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया था 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1985 के तहत। आर्टिकल 108 वेरी इंपॉर्टेंट, जॉइंट सिटिंग ऑफ द पार्लियामेंट। कभी जब किसी बिल पे डेडलॉक हो जाता है तो उसको रिजॉल्व करने के लिए एक अरेंजमेंट दिया हुआ है, वो है जॉइंट सिटिंग ऑफ द पार्लियामेंट। इट हैज बीन टेकन फ्रॉम द ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन, ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया। आर्टिकल 111 इज रिलेटेड टू असेंट टू बिल्स बाय द प्रेसिडेंट। जब बिल पास हो जाता है दोनों हाउसेस से तो वो प्रेसिडेंट के पास असेंट के लिए जाता है, तो उसमें असेंट की पावर जो भी है बिल्स के रिलेटेड प्रेसिडेंट की वो दी गई है, ठीक है। आर्टिकल 112 वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज रिलेटेड टू एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसे हम आम भाषा में बजट बोलते हैं, इट इज रिलेटेड टू दैट। तो आर्टिकल 112 इज वेरी इंपॉर्टेंट। आर्टिकल 123, जब दोनों में से, दोनों हाउसेस में से कोई भी एक हाउस रिप्रेजेंट मतलब सेशन में नहीं होता है, उस समय प्रेसिडेंट के पास पावर होती है कि वो ऑर्डिनेंस ला के एक बिल को, ऑर्डिनेंस पावर से अपना एक बिल को क्या नाम है, लॉ को बना दे, बेसिकली बिल नहीं, लॉ को बना दे। तो ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर जो है प्रेसिडेंट की वो कहाँ पे है, 123 के अंदर, ठीक है। नाउ कम टू द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, देयर शैल बी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। आर्टिकल 124 के अंदर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के बारे में बताया गया। आर्टिकल 129 सुप्रीम कोर्ट टू बी ए कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, ये ऐसे ही पूछे गए हैं आर्टिकल्स बार बार। आर्टिकल 131 ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट की ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन क्या है, ओके।
स्पेशल लीव पिटीशन आर्टिकल 136 बिल्कुल ऐसे ही पूछा गया है। स्पेशल लीव पिटीशन इज रिलेटेड टू विच आर्टिकल? 137 रिव्यू ऑफ जजमेंट्स एंड ऑर्डर्स बाय द सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट अपने ऑर्डर्स एंड जजमेंट्स को रिव्यू कर सकता है, तो रिव्यू की जो पावर है वो आर्टिकल 137 में पहले आती है। और भी जुडिशियल रिव्यू से रिलेटेड है, बट वो आर्टिकल 137 ही सुप्रीम कोर्ट को पावर देती है बाकी जुडिशियल रिव्यू के पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में जुडिशियल रिव्यू करने के लिए। आर्टिकल 143 इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू कंसल्ट द सुप्रीम कोर्ट। ओके। आर्टिकल 148 कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। अभी कौन है आप देख लीजिएगा, लास्ट शशिकांत दास थे, अभी आप देखिएगा और इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। आर्टिकल 153 यहाँ से हम स्टेट्स की बात करते हैं, स्टेट एग्जीक्यूटिव की, दैट इज गवर्नर, देयर शैल बी अ गवर्नर। तो आपको ये कंफ्यूज करता है बहुत ज्यादा कि 153, क्योंकि हम प्रेसिडेंट तक को बड़े अच्छे से बड़े ही एंथुसियाज्म के साथ याद करते हैं, सुप्रीम कोर्ट तक, सीएजी तक, बाद के कुछ आर्टिकल थोड़े से कंफ्यूज करने लगते हैं। तो गवर्नर होंगे 153 में दे रखा है। 155 में अपॉइंटमेंट ऑफ द गवर्नर, गवर्नर का अपॉइंटमेंट किस तरह से होगा। आर्टिकल 159 में ओथ एंड अफर्मेशन कौन करवाएगा गवर्नर की, गवर्नर की ओथ एंड अफर्मेशन कौन कराता है? चीफ जस्टिस ऑफ दैट स्टेट हाई कोर्ट। ओके। और सुप्रीम प्रेसिडेंट के केस में चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। आर्टिकल 168 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लेजिस्लेचर इन स्टेट्स। ये स्टेट में लेजिस्लेचर बनाई जाएगी। एक चीज ध्यान रखिएगा, पहले वहां पे आया था काउंसिल ऑफ स्टेट यानी राज्यसभा, यहाँ पे आ गया लेजिस्लेचर इन स्टेट्स कॉन्स्टिट्यूशन का। तो ये और क्योंकि सब स्टेट्स में दो तरीके के देखिए होते हैं, जैसे ना सेंटर में क्या होगा, राज्यसभा एंड लोकसभा। स्टेट में क्या होगा, लेजिस्लेटिव असेंबली एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल। मैं थोड़ा सा इस तरह से लिखता हूँ तो थोड़ा ध्यान से ही, लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड लेजिस्लेटिव असेंबली, जिसे हम हिंदी में विधान सभा बोलते हैं। ये सभी स्टेट्स में है, ठीक है ना, लेकिन ये कुछ स्टेट्स में है जहाँ पे इसकी जरूरत लगती है, वही है विधान, इसे परिषद भी बोल देते हैं, विधान परिषद बोल देते हैं। ये हर स्टेट में नहीं, तो इसलिए हम विधानसभा को ज्यादा स्टेट में तवज्जो देते हैं। अच्छा, आर्टिकल 169 बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन है, एबॉलिशन या क्रिएशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल इन द स्टेट्स। स्टेट के अंदर कोई लेजिस्लेटिव काउंसिल अगर बनी है किसी स्टेट में, तो उसको हट एबॉलिश करना या उसके लिए क्रिएट करना, तो आर्टिकल 169 के अंदर। आर्टिकल 199 डेफिनेशन ऑफ मनी बिल्स, मनी बिल्स की डेफिनेशन के बारे में। आर्टिकल 200 असेंट टू बिल्स बाय द गवर्नर, कुछ इसमें गवर्नर किस तरह से बिल पास करेगा, सेम प्रेसिडेंट वाली पावर। आर्टिकल 201 बिल्स रिजर्व्ड फॉर कंसिडरेशन फॉर द प्रेसिडेंशियल असेंट। कुछ बिल्स ऐसे होते हैं जिसपे देखिए पार्लियामेंट के पास तो सारी पावर है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कुछ भी हेर फेर बदल करने की, है ना, लेकिन जो गवर्नर है उनके पास या स्टेट के पास थोड़ी लिमिटेड पावर्स होती हैं। तो अब जैसे कोई ऐसा मुद्दा है जो गवर्नर को लगता है कि ये फेडरल स्ट्रक्चर को कहीं ना कहीं आहत कर सकता है, दिक्कत कर सकता है, तो उस केस के लिए प्रेसिडेंट के लिए वो बिल को कंसीडर के लिए रख सकता है, तो वो आर्टिकल 201 है। आर्टिकल 202 एज इन लाइक दैट बजट, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, स्टेट का ही बजट होगा। फिर आर्टिकल 213 जैसे कि 123 था प्रेसिडेंट की ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर, सिमिलरली गवर्नर की ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर 213 में, ठीक है। जैसे कि सुप्रीम कोर्ट का था आर्टिकल 124, हाई कोर्ट का क्या है 214। रिट जुरिडिक्शन जो थी सुप्रीम कोर्ट की वो थी आर्टिकल 32 के अंदर, यहाँ पे हाई कोर्ट की 226 में, ठीक है। फिर हाई कोर्ट के जजेस भी हैं, सुप्रीम कोर्ट के जजेस भी हैं, तो देयर शुड बी है डिस्ट्रिक्ट जजेस, तो 233 के अंदर डिस्ट्रिक्ट जजेस है। आर्टिकल 239 इज रिलेटेड टू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूनियन टेरिटरीज। आर्टिकल 239 AA वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशल प्रोविजंस विद रिस्पेक्ट टू दिल्ली व्हिच वाज एडेड बाय द 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1991, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा यूटी के में। देन पंचायत के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। पंचायत वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि स्टेट पीसीएस एग्जाम में अगर सबसे ज़्यादा जो आर्टिकल्स के बारे में जो मतलब उनका जो झुकाव रहता है कमीशन का पूछने के लिए, और पॉलिटी के बारे में भी पूछने के लिए, वो पंचायत के बारे में ज़्यादा रहता है, ठीक है ना, क्योंकि स्टेट दे कंट्रोल द पंचायत, राइट, ठीक है ना। तो 243A देयर शैल बी ए ग्राम सभा। 243I इट इज रिलेटेड टू फाइनेंस कमीशन, ओके। एंड सिमिलरली आर्टिकल 243Y के लिए फाइनेंस कमीशन होगा किसके लिए, अर्बन लोकल बॉडीज, जिसे म्यूनिसिपैलिटीज भी बोलते हैं, म्यूनिसिपैलिटीज। मैंने ये लिख दिया ताकि आपको याद करने में दिक्कत ना हो। आर्टिकल 243I फाइनेंस कमीशन फॉर पंचायत, 243Y इज रिलेटेड टू अर्बन लोकल बॉडी दैट इज म्यूनिसिपैलिटीज। सिमिलरली आर्टिकल 243K इलेक्शन कमीशन, स्टेट इलेक्शन कमीशन, ये स्टेट फाइनेंस कमीशन की बात कर रहा हूँ मैं, ये स्टेट इलेक्शन कमीशन की बात कर रहा हूँ। आर्टिकल 243ZA इज रिलेटेड टू म्यूनिसिपैलिटी, सिमिलरली स्टेट इलेक्शन कमीशन फॉर पंचायत एंड फॉर म्यूनिसिपैलिटी। एक चीज और ध्यान रखिएगा, आप है ना रिसेंट में जो भी उत्तराखंड में स्टेट फाइनेंस कमिश्नर है या स्टेट इलेक्शन कमिश्नर है, इनके नाम जरूर ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। देन आर्टिकल 262 इंटर स्टेट रिवर डिस्प्यूट्स, जैसे आपने बहुत सुना होगा कावेरी वाटर डिस्प्यूट, बहुत फेमस है, ऐसे बहुत सारे और भी रिवर डिस्प्यूट्स हैं, तो कावेरी वाटर डिस्प्यूट है, तो वो इंटर स्टेट रिवर डिस्प्यूट इसी के तहत वो डील होता है। इंटर स्टेट काउंसिल्स जिसको होम मिनिस्टर लीड करते हैं, यूनियन होम मिनिस्टर लीड करते हैं, उसके बारे में है, ठीक है। 263 आर्टिकल 266 रिलेटेड टू कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया एज वेल एज द स्टेट्स।
कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया भी होता है, स्टेट भी होता है, उसके बारे में अगर आर्टिकल आ जाए 266 बिल्कुल ऐसे ही पूछा जाता है। आर्टिकल 266 सामने ही लिख दिया जाएगा, मैच का फॉलोइंग में आएगा। 267 इज रिलेटेड टू कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया एंड स्टेट। शुरुआत में क्लास के मैंने डिस्कस भी किया था। 279A गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स काउंसिल किससे ऐड किया गया? 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2016। आर्टिकल 280 यूनियन फाइनेंस कमीशन अभी कौन सी चल रही है, इसके चेयरमैन कौन है, मेंबर्स कौन कौन है, जरा थोड़ा देख लीजिएगा। चेयरमैन और कौन सी चल रही है, कब से इफेक्टिव है, क्या पीरियड, टाइम पीरियड कौन सा और कौन से नंबर की है, सीरियल नंबर भी देख लीजिएगा। आर्टिकल 300A ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं ऊपर अभी, राइट टू प्रॉपर्टी लीगल राइट हो चुका है 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से। आर्टिकल 301 फ्रीडम ऑफ ट्रेड कॉमर्स एंड इंटरकोर्स, ये भी ऐसे ही पूछा गया है। आर्टिकल 312 ऑल इंडिया सर्विसेज, अभी एज ऑफ नाउ ऑल इंडिया सर्विसेज कौन सी हैं? दैट इज IAS, IPS एंड इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, नॉट द फॉरेन सर्विस, इट इज फॉरेस्ट सर्विस। ये तीन जो सर्विसेज हैं ऑल इंडिया सर्विसेज, ये भी क्वेश्चन पूछा गया हुआ है। आर्टिकल 315 इट इज रिलेटेड टू फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ UPSC एंड SPSC, जो कि सब क्लॉज 1 के अंदर है। और JPSC दैट इज जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन, अगर एक स्टेट, दो या दो से ज़्यादा स्टेट चाहते हैं कि हमारे लिए जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन हो तो उसका भी प्रोविजन इसमें है आर्टिकल 315 सब क्लॉज 2 में। आर्टिकल 323A एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स, जैसे कि सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल एंड स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स, ये किस लिए होते हैं? ये जनरली जैसे कि स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं या स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं, उनके केसेस के बारे में डिस्कशन वगैरह, वो सारी चीज़ें यहाँ पे होती हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा 323A। आर्टिकल 324 इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, वेरी इंपॉर्टेंट। अभी CEC कौन है देख लीजिएगा, और इसके अदर 2 मेंबर्स हैं वो भी कौन है देख लीजिएगा। रिसेंट में कुछ चेंजेस भी हुए थे, वो जरूरी है देखने। आर्टिकल 326 यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज, पहले एज थी 21 ईयर्स, फिर इसको 18 ईयर्स कर दिया गया। हम जब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को डिस्कस करेंगे तब मैं इसका पूरा डिटेल से बता दूंगा आपको। ठीक है, आर्टिकल 338 इज रिलेटेड टू नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट। शेड्यूल्ड कास्ट के पहले चेयरमैन कौन थे? फर्स्ट, अगर कोई फीमेल थी तो कौन थी? फर्स्ट हो तो खासतौर पे, और करंट के कौन है ये देख लेना। ये क्वेश्चन यूके PCS में पूछा जा चुका है और रिसेंट में ही पूछा गया है। 338A इज रिलेटेड टू नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब, ये भी सेम, इसका भी यही देख लेना। ठीक है, 338 इज रिलेटेड टू नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस, ये भी देख लीजिएगा। कॉन्स्टिट्यूशन इसके बारे में है, अमेंडमेंट एक्ट सारे वो भी देखेंगे हम। 343 इज रिलेटेड टू ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन, वेरी इंपॉर्टेंट, पूछा जा सकता है। आर्टिकल 350 भी ये पूछा गया है, स्पेशल ऑफिसर ऑफ फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी, देयर शुड बी अ स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी। ठीक है, नाउ दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, आर्टिकल 352, 356 एंड 360। Now these are 3 articles very important. National emergency, Article 352, 356 state emergency, Article 360 financial emergency. इंडिया में ये अब तक नहीं लगाई गई है और उम्मीद करेंगे कभी लगे भी ना। ठीक है, तो ये 3 आप आर्टिकल जरूर ध्यान रखिएगा। स्टेट इमरजेंसी को हम जनरली प्रेसिडेंट रूल भी बोल देते हैं, तो प्रेसिडेंट रूल। ठीक है, आर्टिकल 368 इज रिलेटेड टू अमेंडमेंट प्रोसीजर, जो भी अमेंडमेंट किस तरह से किया जा सकता है, इसमें कौन कौन से प्रोविजंस हैं, कैसे कैसे किया जा सकता है, ये थोड़ा आपने देख लेना है। तो आर्टिकल 368, ठीक है, ये आपको मैंने आर्टिकल सारे बता दिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक स्पेशल प्रोविजन फॉर सर्टन स्टेट्स के लेकर भी एक आर्टिकल है, इसकी एक ट्रिक बनाई है, ऑल्दो ये देख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, मैं इसको नॉर्मली पढ़ रहा हूँ पहले। महात्मा गांधी का नाम आ गया सिक्कों, मुद्राओं और गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट्स पर। महात्मा गांधी का नाम आ गया सिक्कों, मुद्राओं और गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट्स पर। ये इससे रिलेटेड इसलिए नाम क्योंकि गांधी जी की फोटो हमारे करेंसी पे है। ठीक है, इंडियन करेंसी पे गांधी जी की फोटो है। अब इसको याद कर लेते हैं, पहले मैं आर्टिकल बता देता हूँ। 371 A B C D E F G H I J, यानी कोई भी सीक्वेंस में कोई भी बीच में गैप नहीं है, तो आपने ध्यान रखना। तो पहले 2 हैं महात्मा गांधी जी का M, गुजरात का G, तो महात्मा गांधी यानी महाराष्ट्र एंड गुजरात 371 के अंदर। फिर आ जाते हैं 1 ABC को लेकर, नाम में मैंने NAM लिख दिया है, नाम यानी N फॉर नागालैंड, A फॉर असम, M फॉर मणिपुर। आपको कुछ कंफ्यूज करेगा तो यहाँ पे A बहुत कंफ्यूज कर सकता है, क्योंकि A से 3 स्टेट है, असम, आंध्र प्रदेश एंड अरुणाचल प्रदेश, तो बस इसका ही ख्याल रख लीजिएगा, बाकी आपको याद हो जाएगा आपसे। ठीक है, फिर आ जाता है D और E। अच्छा, पहले आंध्र प्रदेश तेलंगाना आंध्र प्रदेश में था, तो पहले क्या था कि स्कीम जो बनाई गई स्कीम इसमें आ था, यानी आ से आंध्र प्रदेश है ना, लेकिन अब क्या है कि आ गया, आ और गया में गा, तेलंगाना, गाना हो गया, तो गाना गाया, ऐसे करके ध्यान रख सकते हो। तो तेलंगाना, तो 370D इज आंध्र प्रदेश एंड ई इज रिलेटेड टू तेलंगाना। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। फिर F पे आ जाइए, सिक्कों का सिक्किम, सिक्को सिक्किम। ठीक है, G आ जाएगा जहाँ पे 371G में मुद्राओं मिजोराम, राम राव, मुद्राओं राम राव मिजोराम। ठीक है, फिर और अरुणा करके आप याद रख सकते हैं, तो और मुद्राओं और अरुणाचल। ठीक है, फिर गवर्नमेंट का G है, 2 G आपके यहाँ पर है, एक तो गांधी जी कहाँ से, गुजरात से ही, तो बड़ा आसान है याद करना कि गांधी जी गुजरात से थे, तो हो गया। अब गवर्नमेंट वर्ड इंग्लिश है,
पोर्तुगीज ने गोवा में राज किया हुआ है, तो उसको वहां से कनेक्ट कर दीजिएगा कि गवर्नमेंट इज रिलेटेड टू गोवा, ठीक है ना। अब के से एक ही स्टेट हमारे पास है, कर्नाटका, यहाँ पे जो हमारे पास है, तो के से कर्नाटका डॉक्यूमेंट्स पर ये पूरी स्कीम है, यहाँ पे ये पूरी ट्रिक कंप्लीट हो जाती है। तो महात्मा गांधी का नाम आ गया सिक्कों, मुद्राओं और गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट्स पर, तो ये आप इससे याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो आज हमने आर्टिकल्स डिस्कस करे हैं, आई होप आपको ये क्लास पसंद आई होगी। तो ओके गाइस, अच्छे से पढ़िए और खूब अच्छी से मेहनत कीजिए अपने आने वाले एग्जाम के लिए। फिर मिलते हैं, ओके, बाय बाय।